वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 2 जो कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च, टिप्स इन रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक इन रिसर्च, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म और दो रिसर्च मेथड के बारे में पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो सबसे पहले रिसर्च का जो है उसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो रिसर्च आपके दो वर्ड से मिलके बने हैं। पहले आपका री, दूसरा आपका सर्च। रिसर्च क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में जब हम लोग नॉलेज गेन करते हैं, चाहे वो आपका ओल्डर नॉलेज हो या फिर न्यू नॉलेज, तो उसे कहा जाता है आपका रिसर्च। तो गेनिंग नॉलेज इज कॉल्ड रिसर्च। अब ये नॉलेज गेन करने के 5 तरीके होते हैं। पहला है आपका इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है? आपको जब किसी बारे में गट फीलिंग होता है, मतलब आप लोग को बहुत बार ऐसा लगता होगा कि ये चीज़ होने ही वाला है या फिर इस चीज़ को मुझे करना चाहिए, तो उसे कहा जाता है आपका गट फीलिंग। सेकेंड में आता है आपका ऑथोरिटी। जब आपसे कोई बड़ा आपको कोई ज्ञान देता है और उस ज्ञान से आपको नॉलेज मिलता है, उसे कहा जाता है आपका ऑथोरिटी। जैसे कि कॉमनली क्लासेस में होते हैं कि टीचर जो है वो लेक्चर देते हैं और वहाँ से हम लोग नॉलेज गेन करते हैं। तीसरा है आपका रैशनलिज्म। जब आप कोई लॉजिकल थिंकिंग से नॉलेज गेन करते हो तो उससे कहा जाता है रैशनलिज्म। जैसा कि यहाँ पर अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो मान लीजिए आपने आसमान में जो है, आसमान में आपने बादल देखा, तो आपने इसीलिए बाहर निकलने से पहले छाता ले लिया। तो ये छाता क्यों लिया था आपने? क्योंकि आपको पता है कि आसमान में जब बादल है तब यहाँ पर बारिश होने वाला है और बारिश से बचने के लिए आपने छाता ले लिया था। फिर चौथा एग्जाम्पल आता, चौथा है आपका एम्पिरिज्म। एम्पिरिज्म का मतलब ये होता है आपका रियल लाइफ इवेंट। रियल लाइफ इवेंट रियल लाइफ इवेंट में क्या होता है? मान लीजिए बचपन में आपने गैस के स्टोव पे एक यूटेंसिल देखा था और उस यूटेंसिल को आपने गलती से टच कर लिया था। तो आपको याद है कि उंगली को जब मैंने टच किया था तो मेरी उंगली यहाँ पर जल गई थी। तो यहाँ से आपको नॉलेज गेन हुआ कि स्टोव के ऊपर कभी भी जब कोई सामान रखा रहेगा तो उसको टच नहीं करना चाहिए। इससे आगे आपका एम्पिरिज्म का नॉलेज। पांचवा है आपका साइंटिफिक मेथड, जो कि कॉमनली आपके लैब में किया जाता है, जहाँ पर आपके डिफरेंट केमिकल्स को मिक्स किया जाता है या फिर स्केलेटल सिस्टम इंसान का और दूसरा एनिमल्स का कैसा है वो सब देखा जाता है। इसे कहा जाता है साइंटिफिक मेथड। तो ये पांच तरीके थे जिससे हम लोग नॉलेज को गेन करते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च की अगर बात की जाए तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च आपके एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं और ये अच्छा होगा कि आप ये लाइन बाय लाइन याद ना करके आप स्टेप्स एक बार दिमाग से समझ लो, क्योंकि ये जो लैंग्वेज होता है ये लैंग्वेज काफ़ी बार चेंज करके आता है। तो सबसे अच्छा है कि यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल पे समझें। तो मान लीजिए एक चीज़ है कि जो जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर है वो सब आपके रास्ते में आ रहे हैं। तो ये रास्ते में क्यों आ रहा है, इसी बारे में आपका रिसर्च है। इसमें देखेंगे स्टेप्स क्या क्या है। पहला है आपका आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम तो हमने पहले स्टेप में ही कर लिया। ये जंगली जानवर जो है जिन्हें जंगल में रहना चाहिए वो जंगल में ना रह के क्यों रास्ते में आ रहे हैं, तो ये है हम लोग का प्रॉब्लम। सेकेंड में है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप क्या देखते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था कि नहीं और ये बिहेवियर क्यों हो रहा है। जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद ये जंगल में पहले हुआ था कि नहीं, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, फिर वीडियोस देखेंगे। इन्हीं को कहा जाता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फिर आता है आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि आप जो रिसर्च करेंगे वो किस लिए करेंगे। यहाँ पर रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, ये वाइल्ड एनिमल जो है वो सब जंगल में क्यों नहीं रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो जंगल में रहना चाहिए, पर जंगल छोड़ के वो रास्ते पे क्यों आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव। फिर आता है आपका रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में क्या होता है
आप कैसे ये रिसर्च को फॉलो करेंगे और क्या क्या स्टेप्स आप लेंगे, इसे देखा जाता है इन द रिसर्च डिज़ाइन। जैसे कि मान लीजिए पहले आप लिटरेचर जो है उसे रिव्यू करेंगे, उसके बाद जो आसपास के लोकल्स हैं उनसे बात करेंगे, फिर जो फॉरेस्ट गार्ड है उनसे बात करेंगे और फिर जाके अपना रिपोर्ट बनाएंगे। तो ये हो गया आपका रिसर्च डिज़ाइन, कैसे आप ये काम करना चाहते हैं और ये कैसे होगा। फिर आता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में आप एक स्टेटमेंट बनाते हो जो शायद सही हो या फिर गलत भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप मान लीजिए फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे कि वाइल्ड एनिमल्स इसलिए बाहर आते हैं क्योंकि जो जंगल में वो रहते हैं, वो जंगल का डिफॉरेस्ट्रेशन हो गया, ये जंगल साफ कर दिया जा रहा है, इसलिए उनका रहने का घर नहीं है, तो इसलिए वो बाहर आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसके बाद करेंगे आप कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में मैंने जैसे बताया रिसर्च डिजाइन में आप लोकल्स से क्या बात करेंगे, उनसे क्या रिसर्च करेंगे, फिर फॉरेस्ट गार्ड जो है उनसे क्या बात करेंगे, उनसे डाटा कलेक्ट करना, ये सब हो गया आपका कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर आते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रेट पे। एनालिसिस और इंटरप्रेट पे मान लीजिए जो लोकल लोगों से आपने बात किया, लोकल लोगों में से 100 जन जो है वो कह रहे आपका जंगल काटने से जानवरों पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, और 200 जो लोग हैं गांव के वो कह रहे कि जंगल काटने से आपके जो जंगली जानवर है उन पे इफेक्ट हो रहा है। तो आप इंटरप्रेट क्या करेंगे डाटा से, फाइनल में क्या बोलेंगे कि लोकल लोग ये कह रहे हैं कि जंगल काटने से आपके जानवरों पे इफेक्ट हो रहा है। ये होता है आपका इंटरप्रेट डाटा। अब फाइनल में आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे, जो आपने फाइंडिंग्स किया है उसको प्रेजेंट करेंगे। तो ये है आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च। इसके बाद देखेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च में पहला आता है आपका ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी बायस नहीं रखना है। जैसे हम लोग अगर पहले का एग्जाम्पल ले तो आपने ये हाइपोथेसिस बना लिया कि जंगल काटने से आपके जानवरों पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसी को आप प्रूव करना चाहते हैं और इसी के रिगार्डिंग आप काम करेंगे और सब कुछ इसी के हिसाब से प्रूव करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग को जैसे डाटा मिलता है, जैसे इंफॉर्मेशन मिलता है, हम लोग को उसी के हिसाब से रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिविटी कि किसी भी तरीके का जो बायस है उसे नहीं रखना है। सेकेंड में आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है आप उस एक्सपेरिमेंट को जहां भी करो उसका सेम रिजल्ट आना चाहिए। मान लीजिए मध्य प्रदेश में आपने एक्सपेरिमेंट किया और मध्य प्रदेश में आपने पाया कि जो जंगल काटने से आपका जानवरों पे इफेक्ट होता है, और अफ्रीका का कोई रिसर्च का इंसान है, रिसर्च का बंदा है, उसने जब एक्सपेरिमेंट किया, सेम एक्सपेरिमेंट किया, तब उसको ये मिला कि अफ्रीका में ऐसा नहीं होता कि जंगल काटने से आपके जानवर पे इफेक्ट पड़ता है। ये जो आपका रिसर्च है उसे रिलायबल नहीं माना जाएगा। रिलायबल तभी माना जाएगा जब आपके एक्सपेरिमेंट जो आपका रिजल्ट मिल रहा है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर कोई भी रिसर्चर जब करे तब उसका रिजल्ट सेम हो। फिर आते हैं वैलिडिटी पे। वैलिडिटी का मतलब यही होता है आपका एक्यूरेसी। आपने जो रिसर्च किया वो कितने एक्यूरेट है। मान लीजिए जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया, जो लोकल लोग हैं उनसे आपने बात किया जानवरों के बारे में, तो उनमें से 100 जन ने कहा कि आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, और 50 जन ने कहा कि आपका इफेक्ट जो है जानवरों पे पड़ता है। तो आपने यहाँ पर वैलिडिटी में क्या किया, आपने वैलिडिटी में ये लिख दिया कि लोकल लोग ये कह रहे हैं कि आपका इफेक्ट पड़ता है, पर ये तो गलत हो जाएगा और ये आपका एक्यूरेट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 100 लोगों ने कहा है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आपने कैसे कह दिया कि लोकल लोगों ने कहा है इफेक्ट पड़ता है।
ये एक्सपेरिमेंट जब आपका एक्यूरेट नहीं होता तब कहा जाता है आपका एक्सपेरिमेंट वैलिड नहीं है। इसको एक बार मिटा दूं। अब चलेंगे हम लोग क्रेडिबिलिटी पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मान लीजिए आपने रिसर्च में ज़्यादा काम ना करना पड़े, इसलिए आपने जो पड़ोस के लोग हैं, मान लीजिए आप शहर में रहते हैं और पड़ोस के लोगों से ही आपने पूछ लिए कि जंगल काटने से आपका एनिमल्स पे इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, तो उनको कैसे पता होगा? उन्हें जितना पता होगा कि नॉलेज मिला होगा टीवी देख के या फिर कोई वीडियो देख के, वो अपना जो नॉलेज है उससे बांट देंगे। पर अगर उससे क्रेडिबल बनाना है तो आपको लिखना होगा कि वहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड से आपने बात किया, फिर आपके वहाँ पर फॉरेस्ट पे जो ऑफिसर थे उनसे बात किया था आपने, और जो लोकल लोग जंगल के आसपास रहते थे उनसे बात किया था। तो क्रेडिबल यही होता है जिसमें जो नॉलेज मिलता है वो क्रेडिबल होना चाहिए। अगर आप शहर के लोगों से बात करेंगे और उससे अपना रिसर्च बनाएंगे तो वो रिसर्च आपके क्रेडिबल नहीं होता है। फिर आता है आपका जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी बहुत हद तक आपका रिलायबिलिटी तक ही है, पर जनरलाइजेबिलिटी में एक डिफरेंस है कि मान लीजिए आपने ये एक्सपेरिमेंट जो किया, तो एक्सपेरिमेंट किया कि इंडिया में आपका जो डिफॉरेस्टेशन होता है उससे जानवर पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा इंडिया के एक साथ रिसर्च करो, इंडिया के बारे में सभी जगहों में देखो। तो आप सिर्फ क्या सिलेक्ट करते हो? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो वहाँ पर आया कि हाँ इफेक्ट पड़ता है, तो वहाँ से आपने रिसर्च बनाया कि पूरे इंडिया में जो जानवर है उन सब जानवर पे इफेक्ट पड़ता है अगर आप जंगल साफ कर दो। तो ये हो गया आपका जनरलाइजेबिलिटी कि एक जगह का चीज जो है वो सभी जगहों पे इफेक्ट पड़ना चाहिए। फिर आएंगे हम लोग एम्पिरिकल रिसर्च पे। एम्पिरिकल रिसर्च का मतलब यही होता है कि आप जो सामने देखते हो, जो नॉलेज आपको सामने दिखता है या फिर सामने देखने से आपको पता चल रहा है, नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंट, या फिर आप रियल लाइफ में जो चीज देख रहे हो। अगर आप रियल लाइफ में देख रहे हो कि जंगल जितने काटे जा रहे हैं उतना जानवरों का जो अमाउंट है, मतलब जानवर का जितना नंबर है वो सब बाहर आ रहे हैं, तो यही होता है आपका एम्पिरिकल रिसर्च कि आप जो सामने देख रहे हो उसे भी आपका रिसर्च में लेना चाहिए। और लास्ट है आपका साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब होता है आपका रिसर्च जो है वो प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है और एंड भी होता है आपके प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम से स्टार्ट होके प्रॉब्लम पे एंड होता है। जैसा हम लोग अगर एग्जांपल माने तो फिर आप यहाँ पर क्या रिसर्च कर रहे थे कि जंगली जानवर जो है वो सब रास्ते पे क्यों आ रहा है, तो ये रास्ते पे क्यों आ रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आपने इसका रिजल्ट क्या निकाला है कि क्योंकि आपका डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है कि जंगल जो है वो सब कट रहे हैं, तो इससे आपका जानवर जो है रास्ते पे आ रहे हैं। इससे क्या हुआ, एक प्रॉब्लम से आपने क्या किया, दूसरे प्रॉब्लम को खोजा है। इससे फायदा क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग तब एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं या फिर रिसर्च जो है वो क्यों करते हैं और क्या फायदा होता है। मान लीजिए आपके बैक में पेन है, आपके पीठ में बहुत पेन है, तो आपने रिसर्च किया कि मेरे बैक पे पेन क्यों है, आपको रिजल्ट मिला क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करते, सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं करते, इसलिए आपके पीठ में पेन है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये भी आपका प्रॉब्लम है, बैक में पेन, एक्सरसाइज नहीं करते, ये भी आपका प्रॉब्लम है। पर यहाँ पर देखिए आपको ये पता चल गया कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपका जो बैक का पेन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बैक पेन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं।
पर इसका जो फर्स्ट रिजल्ट आता है वो प्रॉब्लम ही होता है, दूसरा एक प्रॉब्लम को जन्म देता है, इसलिए इसे कहा जाता है आपका साइक्लिकल। इसके बाद थ्योरी में पढ़ेंगे पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में। तो पॉजिटिविज्म वो होता है, आप एम्पिरिकल भी बोल सकते हो इसको, एम्पेरी, जो हम अपने 5 सेंसेस से समझते हैं उसे देखा जाता है आपके पॉजिटिविज्म पे, जो हमें एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हैं, जो हमारे सामने होता है। जैसा मैंने बताया कि एक जो बर्तन था वो गैस के ऊपर था, आपने टच किया तो आपका उंगली जल गया, आपको पता चल गया कि गर्म बर्तन है और हीट है उसमें। तो ये हो गया हम लोग का पॉजिटिविज्म, मतलब रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट करके या रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से हम जो चीज़ समझते हैं वो है आपका पॉजिटिविज्म। उसके बाद आया था पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म मतलब होता है बियॉन्ड सेंसेस, जो हम अपने सेंस से नहीं देख सकते पर तब भी वो प्रेजेंट है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सालों पहले ये माना जाता था कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसे एटम होता है, और एटम से छोटा कोई भी पार्टिकल इस दुनिया में नहीं होता है। और बाद में ये डिस्कवर किया गया कि दुनिया के सबसे जो छोटे होते हैं पार्टिकल्स वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया गया और तब निकाला गया कि एटम से भी छोटा कुछ है आपके। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते थे और उस टाइम तक आपके एक्सपेरिमेंट से इसे निकाला नहीं जा सकता था, या फिर हम अपने सेंसेस से इसको समझ नहीं सकते थे। तो हमारे सेंस से जो बियॉन्ड होते हैं उन्हीं को कहा जाता है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म। जैसे कि दूसरा अगर यहाँ पर एग्जाम्पल ले तो यहाँ पर प्लांट को पहले समझा जाता था कि वो नॉन लिविंग थिंग होते हैं और उनमें कोई भी फीलिंग्स नहीं होते, उनमें कोई पेन नहीं होता है। पर बाद में आपके जगदीश चंद्र बोस ने ये प्रूव कर दिया कि प्लांट्स जो है वो लिविंग बीइंग होते हैं, इंसानों के तरह उनका रिप्रोडक्शन साइकिल होता है, वो एक टाइम पे जीते एक टाइम पे मर जाते हैं और उनका सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लिविंग थिंग्स जैसा ही होता है। तो ऐसा तो नहीं था कि पहले जगदीश चंद्र बोस से पहले जो प्लांट्स थे वो सब नॉन लिविंग थिंग थे और बोस के बाद ही वो लिविंग थिंग बन गए, पर ये उस टाइम तक प्रूफ नहीं हुआ था। ये होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। ये हम लोग को ये कहता है कि जो चीज हम लोग अपने सेंस से समझ सकते वो तो है ही, पर इसके बाहर भी बियॉन्ड सेंसेस भी बहुत कुछ है। इसके बाद पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की अगर बात की जाए तो इससे पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च समझने से पहले हम लोग को वेरिएबल्स के बारे में समझना होगा। वेरिएबल्स आपके मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसे आपका जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कंट्रोल करता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है जिससे आपका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। आई नो ये कंफ्यूजिंग है, पर एक बार आप थ्योरी बस समझ लीजिए, एग्जाम्पल से बाद में समझेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जिससे एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट है उस पर वो देखा जाता है। अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये वीडियो का जो थंबनेल है। अब थंबनेल क्या होता है? जो मतलब सामने पिक्चर लगाया जाता है, वीडियो से पहले एक पिक्चर होता है जो देख के आप लोग क्लिक करते हैं, तो उसी को कहा जाता है थंबनेल। तो मैंने जो ये वीडियो का थंबनेल है उसको चेंज कर दिया। आप जो पहले के वीडियो देखेंगे उसका थंबनेल अलग था और ये थंबनेल अलग है। तो मैंने थंबनेल क्यों चेंज किया?
ताकि मुझे और भी ज्यादा व्यूज मिले। तो यहाँ पर थंबनेल क्या हो गया? थंबनेल हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, IV, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो 4 के तरह लिख रहा है, पर आप समझ जाइए कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा इस जगह पे मैं हूं, वो थंबनेल को चेंज कर सकता है, पर जो व्यूज आते हैं उस चीज को वो चेंज नहीं कर सकता है। ये व्यूज हो गए उसके डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कितने व्यूज उससे आएंगे, उससे व्यूज आएंगे भी या नहीं, ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब थंबनेल जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और कितने व्यूज आएंगे ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप आप लोग को समझ में आया। ये थंबनेल जो है वो मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ, पर व्यूज जो आते हैं मुझे वो अपने अकॉर्डिंग में चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें आप देखेंगे कि कितना सॉल्ट जो है 1 लीटर पानी में मिल जाएगा। 1 लीटर पानी में कितना सॉल्ट जो है आपका घुल जाएगा। तो सॉल्ट क्या हो गया यहाँ पर आपका? सॉल्ट हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये पानी क्या हो गया आपका? ये पानी हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों सॉल्ट क्यों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया? कि सॉल्ट आप ज़्यादा भी मिक्स कर सकते हैं या फिर कम भी मिक्स कर सकते हैं। आप चाहे तो समुंदर का नमक यूज़ कर सकते हैं या फिर टाटा सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। वो जो एक्सपेरिमेंट करेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कि यहाँ से कुछ भी किया जा सकता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? ये आपका सेम रहेगा। 1 लीटर पानी चाहे आप इंडिया में लो या फिर USA में या फिर अफ्रीका में, आपका जो क्वांटिटी है वो आपका सेम रहेगा। तो सॉल्ट हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये पानी जो है वो हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप अब आप लोग के लिए ये क्लियर है। ये थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि अब ये समझाने के लिए भी मुझे जगह चाहिए। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में पढ़ा था हमने वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है वो समझते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपका ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल से किया जाता है ना डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया जाता है, दोनों आपके सेम है। जैसे कि इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था एक्सपेरिमेंट के बारे में कि कैसे आपके जंगल काटने से एनिमल्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो जंगल जो है वो पहले से ही कट चुके हैं और एनिमल से पहले से ही इफेक्ट पड़ चुका है। तो ये जो दोनों वेरिएबल्स है इनमें से कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है उसके हाथ में नहीं है। वो इसका डिस्क्रिप्शन ही दे सकता है कि कितना इफेक्ट पड़ता है, कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है या फिर कितना कम इफेक्ट पड़ता है। तो इसी को कहा जाता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं किसी फिनोमिनन के बारे में जब कोई डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसी को कहा जाता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दो तरीके से हो सकते हैं। एक है आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी, दूसरा है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या है, मान लीजिए कोई लड़का है टॉम नाम का, दूसरा लड़का है मैक्स, तीसरा लड़का है सैम। तो टॉम को आपका 50 मार्क्स मिला है मैथ्स में, मैक्स को मिला है 40 मार्क्स और सैम को मिला है 30 मार्क्स। तो इससे क्या डिसाइड हो गया, हम लोग जब तीनों का रिजल्ट चेक करेंगे तब उससे क्या डिसाइड हो गया कि टॉम को आपका हाईएस्ट मिला है, तो टॉम हो गया आपका फर्स्ट। तो ये है आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी। जब आप बहुत जनों के बारे में एक साथ स्टडी कर रहे हो तब वो हो जाता है आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। मान लीजिए टॉम अब जो है वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गया है, तो टॉम से जो है उसके क्लास 10 का मार्कशीट मांगा जा रहा है, क्लास 12 का मार्कशीट मांगा जा रहा है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट मांगा जा रहा है और उसने क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किया है ये भी पूछा जा रहा है।
तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। जब एक ही सब्जेक्ट के बारे में आप बहुत कुछ स्टडी करते हो, एक्सटेंशन में स्टडी करते हो, तब वो हो जाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। फिर आएंगे हम लोग टाइप्स पे। अब टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, तो इसमें सबसे पहले क्या है, ये है आपका सर्वे स्टडी। तो सर्वे स्टडीज तो काफ़ी आसान है, जो हमारे घर में होता है, हर एक 10 साल बाद सेंसस लिया जाता है, यहाँ पर देखा जाता है कि हम लोग के घर में कितने जन हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है, ये सब देखा जाता है। तो ये हो गया आपका सर्वे स्टडी। दूसरा है आपका कोरिलेशनल स्टडी। कोरिलेशनल स्टडी मतलब यही हो गया, जैसे हम लोग ने पढ़ा था अभी कि कितना जंगल काटने से आपका एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये दो वेरिएबल्स है और ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कैसे कोरिलेटेड है, उन्हीं के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तब ये होता है आपका कोरिलेशनल स्टडी। अब कोरिलेशनल स्टडी दो तरीके के हो सकते हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। पहले देखते हैं नेगेटिव के बारे में। तो नेगेटिव अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि जितने जंगल जो है वो कम होते जाएंगे, जंगल के एनिमल्स भी है वो कम होते जाएंगे और वो रास्ते पे निकलेंगे। तो ये हो गया आपका नेगेटिव कोरिलेशनल स्टडी, जिसमें आपका वेरिएबल्स का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा। सेकंड में पढ़ेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होगा, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है, साल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है, इससे क्या होगा, जो आपके गर्म कपड़े हैं, गर्म कपड़े मार्केट में वो भी आपके ज़्यादा बिकेंगे। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव रिलेशन, कि जितना ज़्यादा ठंड होगा उतना ज़्यादा आपके गर्म कपड़े जो है वो बिकेंगे। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव कोरिलेशनल स्टडी। फिर आएंगे आपके एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में ये देखा जाता है कि कोई भी चीज़ जब हो जाता है उसके बाद जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो हो जाता है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो। जैसे कि मान लीजिए इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो फिर इसी एक्सपेरिमेंट में आप लोग देखेंगे कि जंगल पहले से कट चुके हैं और जानवर बाहर आ चुके हैं, तो उसके बाद इसका रिसर्च हो रहा है। एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है, आपका जो इवेंट है वो हो चुका है और उसके बाद में जो रिसर्च होता है वो कहा जाता है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, आपका हिस्ट्री के बारे में देखा जाता है। जैसे अभी जो है, अभी हम लोग देखते हैं नेताजी जो है, नेताजी शहीद हुए थे कि नहीं, कि वो जिंदा थे, इसके बारे में बहुत रिसर्चर जो है वो रिसर्च करते हैं। तो ये हो गया आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। इसके बाद देखेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम लोग किसी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेंगे कि नहीं, वो एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की ज़रूरत है कि नहीं, उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अंडमान एंड निकोबार में आपको रहना है और वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव स्टडी करना है ऑन द ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो आप देखेंगे कि जिस आइलैंड पे आप उतर रहे वहाँ पर आइलैंड पे आपके ट्राइब्स है कि नहीं, वो ट्राइब्स जो है वो अंडमान और निकोबार के सभी ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं। वो हो गया आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने से पहले एक्सप्लोर किया जाता है कि वो सुटेबल है कि नहीं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो वेरिएबल्स है उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है। अगर आपको याद है तो दो वेरिएबल्स होते थे, एक था आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा था आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ पर मैनिपुलेट किया जाता है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल तो कभी मैनिपुलेट नहीं होता। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। इसका अगर यहाँ पर एग्जाम्पल दें तो इसका अगर एग्जाम्पल दें तो वही अपने चैनल का ही एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी समझ में आएगा।
तो थंबनेल का एग्जाम्पल देता हूँ। हम मान लीजिए अभी मैं कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहा हूँ, तो जो ये थंबनेल है वो थंबनेल का डिज़ाइन मैं बार बार चेंज करते रहूँगा। डिज़ाइन जो है उसे बार बार मैं चेंज करूँगा और उसमें देखूँगा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, कौन से थंबनेल में मुझे सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, तो उसी थंबनेल को चूज़ करूँगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो थंबनेल है और डिपेंडेंट वेरिएबल व्यूज़ है। तो ये हो गया मेरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब पढ़ेंगे एक्सट्रेनियस वेरिएबल के बारे में। अब ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है? मान लीजिए हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जंगल काटने से आपके एनिमल्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो बिसाइड फ्रॉम दिस टू वेरिएबल्स दूसरे भी वेरिएबल्स है। मान लीजिए कि पोचिंग मतलब होता है आपके जानवर को जो मारते हैं, गोली मारते हैं या फिर जानवर के चमड़े भी बाहर बेचते हैं, जानवर के दांत बाहर बेचते हैं, उन्हें कहा जाता है पोचिंग। पोचिंग से कितना इफेक्ट पड़ा है, या फिर कोई लेक अगर है, लेक या रिवर सिस्टम है वो ड्राई हो गया, इसलिए भी हो सकता है कि जानवर जंगल से बाहर जा रहे हैं। तो ये सब जो फैक्टर होते हैं इन्हें कहा जाता है आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल। जो दो वेरिएबल पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उनके बाहर भी अगर कोई वेरिएबल रहा तो फिर उसे कहा जाता है आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल। और जो रिसर्चर का काम होता है उन्हें देखना पड़ता है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल को उनको हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए कि वो कंट्रोल से बाहर ना निकले और वो आपके एक्सपेरिमेंट पे इफेक्ट ना करे। तो ये है आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल। फिर आएंगे आपके रिफ्लेक्सिबिलिटी। रिफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही होता है कि ऐसा ना हो कि दोनों आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़े और दूसरे का इफेक्ट पहले पे, कोई वाइस वर्सा का केस ना हो। इसका हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। मान लीजिए कोई हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि पॉवर्टी का, गरीबी का कितना इफेक्ट पड़ता है आपके अनएम्प्लॉयमेंट पे। घर में जब कोई अनएम्प्लॉयड रहता है तो पॉवर्टी का कितना इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो आपका हो गया वाइस वर्सा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि अगर किसी के पास नौकरी नहीं होगा तो वो गरीब होगा। अगर कोई बंदा अनएम्प्लॉयड होगा तो फिर वो गरीब होगा, और अगर वो गरीब होगा तो क्यों होगा? क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड होगा। क्योंकि अगर उसके पास नौकरी रहता है वो अनएम्प्लॉयड क्यों होता है? ये है आपका वाइस वर्सा रिलेशन, जो एक चीज दूसरे चीज पे इफेक्ट करता है और दूसरा पहले चीज पे इफेक्ट करता है। पॉवर्टी होगा तो फिर वो अनएम्प्लॉयड होगा, अनएम्प्लॉयड होगा तभी ना वो पॉवर्टी से गो थ्रू करेगा। तो ये जो वाइस वर्सा रिलेशन होता है इसी को कहा जाता है आपका रिफ्लेक्सिविटी। फिर आता है आपका रैंडम असाइनमेंट। रैंडम असाइनमेंट का मतलब यही होता है कि हम लोग जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी पॉपुलेशन ले रहे हैं वो सैंपल एकदम सही होना चाहिए, वो रैंडम होना चाहिए। मान लीजिए कि इंडिया का अगर देख रहे हैं कि इंडिया के जंगल में, इंडिया के कोई जंगल में आपका कितना इफेक्ट पड़ता है जंगल को काटने से, जानवर के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है जंगल काटने से। तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि रैंडमली हम कोई भी जंगल ले और हम लोग को रिजल्ट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी जगह को हम लोग फेवर करते हैं। मान लीजिए मेरा ग्वालियर में घर है तो मैंने बोल दिया कि मैं मध्य प्रदेश में ये एक्सपेरिमेंट करूंगा। हम लोग को ये नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि रैंडम, कि बहुत जनों में से रैंडमली किसी एक को पिक करना चाहिए। यही है आपका रैंडम असाइनमेंट। तो आज हम लोग ने सिर्फ किया डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बाकी टाइप्स ऑफ रिसर्च हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वेरिएबल्स कैन बी कंट्रोल्ड? पहला है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा है आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल,
चौथा है आपका एक्सट्रीम वेरिएबल। तो कौन सा वेरिएबल है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है? पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा है आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल और चौथा है आपका एक्सट्रीम वेरिएबल। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।